नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपने रक्त से गुलामी की बेड़ियों को पिघलाया। उन शहीदों की पुण्य स्मृति में आओ सब जन मिलकर दीप जलाएं, आओ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सभी यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी के 75 साल और यहाँ के लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और महान उपलब्धियों का स्मरण करना है। इस उपलक्ष्य में NIRRR चंडीगढ़ ने विज्ञान परिषद पंचनद पंजाब के सहयोग से 5 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसका मुख्य विषय क्रिएटिंग फ्यूचर पाथ ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम की इनॉग्रेल सेरेमनी में स्वागत करती हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा, एक्स वाइस चांसलर IKG PTU जालंधर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आदर्श पाल विग, चेयरमैन पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी, ऑनरेबल चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर SS पटनायक तथा सभा भवन में उपस्थित अन्य अतिथियों का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इसकी शोभा बढ़ाई। मैं विज्ञान परिषद पंचनद के सभी सदस्यों का उनके सहयोग के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स का उनके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं निदेशक महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी को शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें। अब मैं निदेशक महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आदर्श पाल विग को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगी कि वे प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी को शॉल भेंट करके उनको सम्मानित करें। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर बलविंदर सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वे कॉन्फ्रेंस के बारे में संक्षेप में बताएं। थैंक यू डॉक्टर माला। आदरणीय प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आदर्श पाल विग जी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर HS बेदी जी, our today's guest and expert speaker of the session, Professor SS Patnaik, Director NIRRR Chandigarh and brain behind this event, guests, heads, deans, faculty and staff members, students and dear online and offline participants, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन क्रिएटिंग फ्यूचर पाथ ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस विषय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह सम्मेलन NIRRR चंडीगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उनके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित भारत 2.0 के सपने को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के
75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और ये एक वर्ष के बाद 15 अगस्त 2023 वर्ष के बाद समाप्त हो गई। पीएम मोदी जी ने कहा है, ये महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपने को साकार करने का त्योहार है और वैज्ञानिक शांति और विकास का त्योहार है। प्रोफेसर पटनायक के गतिशील नेतृत्व में नेटिव चंडीगढ़ ने इस महोत्सव को मनाने के लिए विज्ञान परिषद पंचनाथ के साथ हाथ मिलाया है। प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा ने हमें इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान किया है और ये आजादी का अमृत महोत्सव 5 थीम्स पे आधारित है, जिसमें फर्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल, देन आइडियाज एट 75, रिजॉल्व एट 75, एक्शंस एट 75 एंड अचीवमेंट्स एट 75। हमने प्रत्येक विषय पर एक दिन के लिए एक विषय के साथ प्रसिद्ध रिनाउंड एक्सपर्ट्स द्वारा लेक्चर्स की योजना बनाई है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस इवेंट के लिए 10 टेक्निकल सेशन की प्लानिंग के लिए रिनाउंड एक्सपर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एजुकेशनर्स की कंसेंट मिली है और ये 10 सेशन 5 दिनों में चलेंगे। I am sure that this conference shall provide enriching experience to intellectual audience of faculty and students of higher education institutions, not only in the domain but also in rich heritage and culture of the country. Thank you. Thank you, sir. Now I take an opportunity to introduce our worthy director, Professor S.S. Patnaik. Professor Patnaik is presently the director of NITTR Chandigarh. Prior to the present post, he served as Vice Chancellor of Biju Patnaik University of Technology, a technical university of Government of Odisha. He completed his postdoctoral research from University of Utah, USA, and PhD in Engineering, Electronics and Telecommunication Engineering from Sambalpur University, Odisha. A recipient of Boys Caste Fellowship from DST Government of India, Professor Patnaik also awarded with CERC Visiting Fellowship, INSA Visiting Fellowship, UGC Visiting Fellowship, Distinguished Faculty Award, National Educational Excellence Award, Dr. APJ Abdul Kalam Award for Excellence, Bharat Excellence Award, Institutional Leader Excellence Award, Certificate of Commendation for Excellent Efforts in Sponsored Research Scheme, Lifetime Achievements in Technical Education, Merit Certificate, National Scholarship, Best Paper Awards, etc. Under the able supervision and guidance of Professor Patnaik, 23 students have completed their PhDs and one more is pursuing his PhD work. He has 52 ME theses to his credit and has published about 280 papers in journals and conferences of repute. He has 2 international books and 4 international book chapters to his credit. He is the Life Fellow of IETE, Life Member of ISTE, and Senior Member of IEEE USA, and is a known researcher in the field of antenna and soft computing and their application to biomedical. He is involved in the various national and international committees in the capacity of chairman and member. In his opinion, education achieves its goals when in true sense gets integrated to societal and industrial needs. He believes that socio-digital pedagogy will be the new norms for teaching learning and that will stand on the platform of partnership and networking. As an academic administrator, his slogan is United we work, together we achieve, and team we win. He is a strong believer and preacher of the thinking of think good, do good, and be good, and work in the mantra of I can do it. So may I request Professor Patnaik to give welcome address to the gathering. थैंक यू डॉक्टर माला। आप सबको नमस्कार। परम सम्मान्य आदरणीय चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी, गेस्ट ऑफ ऑनर आदर्श पाल जी, उनका साथ पहला मुलाकात है, लेकिन लगता है कि काफी साल से हम लोग जैसे दोनों को जानते हैं, इतना ओपनली इतना क्लोजली वो बात करते हैं। एस्टीम्ड चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बेदी, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर ग्रोवर, विज्ञान परिषद पंचनाथ से आए हुए सब अतिथि को
हार्दिक रूप से इस ऑडिटोरियम में स्वागत है। माय डियर फैकल्टी, स्टाफ, जब ये हमारा मन में विचार आया कि हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सब मना रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में भी हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि हम इसको भी सेलिब्रेट करें। बीइंग ए नेशनल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक टेम्पर में जिसका दिन शुरू होता है, साइंटिफिक टेम्पर में जिसका दिन खत्म होता है, इस टाइप का इंस्टीट्यूट में कैसे हम पीछे हट सकते थे। तो पहले एक छोटा सा फंक्शन हम किए थे। उसका बाद जब मुझे परम सम्मानीय जयंत चतुर्वेदी जी को सुनने का मौका मिला, then मुझे लगा कि इस इंस्टीट्यूट में और भी कुछ अच्छा काम हम सोच सकते हैं, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, शायद प्रोफेसर रजनीश सरोरा जो एक सब समय हम लोगों का ऊपर आशीर्वाद रखते हैं, उनका प्रेजेंस में ये काम को हम संपूर्ण कर सकते हैं एंड उसका फाउंडेशन दे सकते हैं। एंड ग्रेजुअली ये स्टार्टिंग ऑफ द बिग शो, इसी टाइप का मन में मेरा ये चिंताधारा पहले आया। फिर मैं सोचा हर टाइम हम वही सीनियर प्रोफेसर, जहाँ भी देखो प्रोफेसर पावला, प्रोफेसर सूद, प्रोफेसर पटनायक, ये सब आगे आते हैं। तो आई थॉट कि सिंस ये एक लॉन्ग टर्म इवेंट्स हम करना चाहते हैं एंड ग्रेजुअली ये एक कॉन्फ्रेंस में सीमित नहीं रहना है, इसी दिशा में सोच के मैं बलविंदर सिंह, माला कल्ला जी, गरिमा मैडम, ये सब एक टीम इनका बनाया गया, अमरेंद्र जी, विनायक जी, मैं बोला आप इसको लीड करो। ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, मैं कल इवनिंग से ही इसका रिव्यू ले रहा हूँ। अभी तक मैं इसका मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं किया था, सिवाय एक दिन जॉइंट मीटिंग का, क्योंकि इनका साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमारा विज्ञान भारती का पंचनाथ ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, ये वेरी प्रोफेशनल्स है एंड उनका साथ जब हमारा सपोर्ट हम लोगों को मिला है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों जो गाड़ी का दो पहिया मिल गया है, अभी गाड़ी तो बहुत आगे जाने वाला है। तो इसीलिए मैं कल इस बीच बलविंदर का जो मेन कोऑर्डिनेटर था, उसका भी अपना फैमिली में कुछ मिसाब हुआ, सो ही वाज बिजी इन अटेंडिंग ऑल रिचुअल्स। तब भी मैं उसको इवनिंग में जब रिव्यू ले रहा था, आई वाज सो हैप्पी कि ये टीम ने काफी कुछ अपने आप को कोऑर्डिनेट करके रखे हैं। बीच बीच में इनका आता था कि सर ये इनको बुलाना है, उसको बुलाना है, मैं साइलेंट रहता था कि आई वांटेड देम टू बी इंडिपेंडेंट इन देयर थॉट, इंडिपेंडेंट इन इनवाइटिंग गेस्ट, इंडिपेंडेंट इन हैंडलिंग द थिंग्स, बिकॉज अभी तक ये हम इंस्टीट्यूट में गेस्ट को कैसे डील किया जाता है, गेस्ट को कैसे बुलाया जाता है, कैसे इनविटेशन दिया जाता है, कैसे ऑनर किया जाता है, वो बहुत बार देख चुके हैं। मैं वो खुद देखना चाहता था कि ये कितना सक्षम हो चुके हैं, सो दैट द बैटन कैन बी गिवन टू देम इन फ्यूचर एक्टिविटीज। बाकी रहा, हम जब फ्रीडम स्ट्रगल की फ्रीडम का बात करते हैं, 15 अगस्त 26, बाकी दिन तो भूल जाते हैं, लेकिन ये 2 दिन में काफी तिरंगा का सामने खड़ा होकर हम लोग डेफिनेटली कुछ बिरो, कुछ फ्रीडम स्ट्रगल में अपने आप को सैक्रिफाइस करने, देशभक्ति का वो जो स्वरूप दिखाते हैं, और उसमें हम लोग उनका साथ जुड़ने के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में भी देयर आर मेनी पीपल हु वर इन्वॉल्व इन टोटल फ्रीडम स्ट्रगल, जिसका बारे में कभी हम लोग चर्चा नहीं करते, और वो फ्रीडम स्ट्रगल में एंड नहीं हुआ है। फ्रीडम स्ट्रगल का बाद भी उनका इम्पैक्ट सोसाइटी में है और वो रहेगा, और उसको हम लोगों को आगे लेना है। तो ये जो हमारा एक जॉइंट पार्टनरशिप बना है और जो नेटवर्किंग बना है, इसका एक मकसद है कि पंजाब में जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था, whether it is in student level, whether it is in women's level, whether it is in any level, ये पब्लिक का सामने आना चाहिए। हमारा जनरेशन कर्जन क्या क्या था ये नहीं पढ़ के, एटलीस्ट दे शुड नो कि हमारा देश में बाकी भी ऐसे इस धरती से जन्म हुए बरपुत्र साइंटिफिक टेक्नोलॉजी
सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट, सब दिशा में काम करके जिसको हम भूल गए हैं, एंड जिनके लिए आज हम ये खुशी का नींद सो रहे हैं, फ्रीडम का पूरा मजा ले रहे हैं, लेकिन उनको भूल चुके हैं। So to take care of that, we decided that let's remember those people who have given us a status in world map, put us in a different orbit altogether in world map due to their scientific contribution. तो इसीलिए मुझे लगा कि हम विज्ञान भारती के साथ जुड़ने से ये आगे ही बढ़ सकता है, क्योंकि इनका जो रिसर्च होता है वो रिसर्च विथ डाटाबेस विथ लॉट ऑफ इनपुट्स हमारा न्यू जनरेशन के सामने हम ला सकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन शुड नो हु इज मेघनाथ शाह, हु इज एस.एन. बोस, हु इज हरभजन खुराना, हु इज भटनागर. सर का टॉक है, एक्चुअली यू विल बी नोइंग मोर देन हु इज दिस जन चंद्र घोष. जेसी बोस कौन है, जेसी घोष कौन है. So we should know about them also. विक्रम साराभाई क्या थे, जो आज इसरो हम कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें, कैसे हम इस स्टेज में पहुंचे. कहीं ना कहीं इस दिशा में जब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो जेनरेशन है उनका बारे में तो जानते नहीं है, और जो हम सब जानते हैं उसको शायद हम इस जेनरेशन का सामने लाते नहीं है, क्योंकि हम उसी किताब में उजले रहते हैं जहाँ वो कर्जन वाला थ्योरी लिखा गया है, कि डलहौसी वाला थ्योरी लिखा गया है, कि लॉर्ड माउंटबेटन वाला थ्योरी लिखा गया है, उसी में हम लोग उजलते रहते हैं. तो ये वर्ड का बारे में जानना कोई बुरा बात नहीं है, वो तो सही है, आप उसको भी करिए, लेकिन जो आपका देश को खड़ा किए हैं, जिसके लिए आज आप गर्व फील करते हो, उनका बारे में तो भी जानना जरूरी है. अपना माँ पिताजी का बारे में नहीं जानते, आप पहले पड़ोसी के बारे में जानोगे कहाँ का थ्योरी है. तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रयास में है कि इस इंस्टीट्यूट का भी एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल रिसर्च, काफी इनोवेशन में रहते हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं, आज आदर्श पाल जी मुझे बोल रहे थे कि सर नेटवर्क को तो कोई जानता नहीं गेट का बाहर. ये हम भी फील करते हैं, क्योंकि नेटवर्क को वो जानते हैं जो हमारे पास आते हैं, और उनका मुंह से ये बात बोला जाता है कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन सोसाइटी में हमारा पेनिट्रेशन कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि हम स्कूल का साथ जुड़े नहीं हुए, हम जनरल कॉलेज का साथ जुड़े नहीं हुए, हम जनरल पब्लिक का साथ जुड़े नहीं हुए. और मुझे लगता है ये मंच सबका साथ जुड़ने का मौका देता है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टेक्निकल पीपल, ना इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली पॉलिटेक्निक पीपल, ना इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस. ये टोटल कंट्री का कोई भी वर्ग यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका हिस्सा बन सकता है. इसलिए हम शायद आज विशेष तौर से वो स्टूडेंट्स को भी वेलकम करना चाहते हैं जो इतना दूर से यहाँ पर आए हैं, एंड पहला बार बच्चे आप लोगों ने शायद इस इंस्टीट्यूट में पहुंचा होगा. मौका मिलने से हमारा लाभ, ये सब फैसिलिटीज भी घूम के जाइए, बिकॉज आई गेस यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, और कहाँ से? इंजीनियरिंग कॉलेज ना, तब डेफिनेटली यहाँ का फैसिलिटीज भी देख के जाइए. देन आपको लगेगा कि ऐसे भी कुछ, एक आइवरी टावर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इसका अंदर में चंडीगढ़ जगह में हमारा पास है. तो इस बेसिकली इसका उद्देश्य सिर्फ 5 दिन का कॉन्फ्रेंस नहीं है. लकीली द टीम हैज अरेंज्ड मेनी गुड पीपल, उनसे बहुत कुछ आपको सीख मिलेगा, बट इट इज बियॉन्ड, इट इज द फाउंडेशन ऑफ दैट बिग थिंग व्हिच यू वांट टू अचीव. तो आज ये फाउंडेशन का डे है, इस फाउंडेशन को देना चाहते हैं. उसका बाद मे बी वी हैव टू प्लान ए कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज. Let there be a yearly calendar giving lot of space for the people to think, come out with right kind of inputs, so that सही दिशा में हम इसको लेके जा सकते हैं. एंड इसका एक कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन करके हम इसको डिजिटल फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में, सब दिशा में भेजना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एंड इस डिस्कशन का किस दिशा में हम लोगों को काम करना है. देयर शुड बी एक्शन प्लान फॉर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जनरल कॉलेजेस, एंड इंक्लूडिंग द सोसाइटी. इवन हम इतना एनजीओ के साथ अभी जुड़े हैं, उनके लिए भी दिशा मिलना चाहिए. तो ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक रिपोर्टियर का रिपोर्ट में सीमित नहीं रहना चाहिए. मैं डेफिनेटली इसको तो हम लोग एक टीम बनाएंगे जो सीनियर प्रोफेसर इसमें रहेंगे टू मॉनिटर दिस, कि हम ये जो टाइम, मनी एंड इतने जो इंटेलेक्चुअल को ला के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या है,
So इसका impact analysis भी after 2-3 years will have a impact analysis of these activities. So मैं पूरा full fledged इस report का plan करके mind में रखा हूँ. तो इसलिए ये जो senior बलविंदर जी, ये senior को जो आपसे withdraw करके रखा गया, because they will be the part of the impact team. They will be analyzing that. इसका data analytics आपके सामने आएगा, so that we'll share these activities in front of the Vigyan Parishad, so that they will take it to a different orbit also. So with these words, this particular day has a big mission to achieve. I wish all of you a grand success in this 5 days conference here. Have a great learning, academic learning, and try to take that learning in such a way that tomorrow you will tell yourself, मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे अभी सोसाइटी को कुछ देना है. Thank you so much. God bless all of you. Thank you so much, sir, for enlightening us with your motivational thoughts. It was a privilege for all teammates to perform under your guidance. Now it's my honor to introduce Professor Adarsh Pal Vig, guest of honor of today's inaugural ceremony. Dr. Adarsh Pal Vig, presently chairman of Punjab Pollution Control Board, is a renowned environmentalist, able administrator cum organizer, professor and former head Department of Botanical and Environmental Sciences, GNDU Amritsar, and President Vigyan Parishad Panchnad, VPP, Punjab. Dr. Vig is having teaching and research experience of more than 27 years, about 118 publications in national international journals, with a cumulative impact factor of 85, H-index of 26, and had supervised 13 PhD students and is supervising 7 PhD students. He has been awarded Distinguished Teachers Award 2012 and Environmentalist of the Year 2016 and 2018. He has also worked as Director of UGC Human Resource Development Center and Project Coordinator, Rashtriya Ushtar Shiksha Abhiyan RUSA, Government of India at GNDU. His academic leadership and governance of institutions made him capable of being nominated as Chairman of State Pollution Control Board by Governor of Punjab with effect from 22nd July 2021, and the only professional member of state-level Environment Impact Assessment Authority, Punjab, by Ministry of Government, Forests and Climate Change, Government of India, New Delhi, for granting environment clearance of the major developmental projects in the state. His role as guest professor, Gifu University, Japan, life member, chairman, member of scientific university bodies like Senate, BOCs, faculties, BOS, RDCs, teachers associations, advisory bodies, schemes, biodiversity management committee, is well appreciated at all levels. So may I request Professor Adarsh Pal Vig to address the gathering. Thank you, madam. सब नु प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार. बड़ा सौभाग्य वाला दिन है, बड़ी खुशी वाला दिन है. एक पंजाब दे मन्ने परमन्ने इंस्टीट्यूशन जैसी बैठे हैं जिथे विज्ञान की गल तो बहुत जरूरी है, साइंस की गल जो पटनायक साहब कह रहे सी, पर उहदे नाल आजादी का उत्सव जोड़ रहे हैं. वाई क्यों? बच्चे सोचते होंगे, असीं भी सोचते होवांगे. तो पहले तो इन्होंने बधाई उस गल की भी इन्होंने उस गल नूं जोड़िया. मैं कुछ शुरुआत करांगा. मानयोग मुख्य अतिथि रजनीश अरोड़ा जी, मेरे अनुज, मैनू हमेशा गाइड करने वाले, प्रोफैसर बेदी साहब, असी माण आ भी असी अमृतसर की धरती नूं बिलोंग करते हैं तीनों लोग, और उस यूनिवर्सिटी चों इन्हां कोलों बहुत कुछ सीखिया है. राज पटनायक साहब नाल मिल के ते बहुत आनंद आ रहा. मैं वैसे पूछया सी भी निटर नूं पता नहीं जानदा, मैं बहुत पुराना जानदा. मतलब पर्पज है भी पब्लिक च समाज च जान दी गल, और उन्होंने कीती है. मैनूं खुशी है भी वो अगे तो चलेगा, और विद्यार्थी भी आए ने. डॉक्टर जनीश तालवाड़ जी ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, और ਉੱਥੇ इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ करते रहते हैं. प्रोफेसर ग्रोवर बैठे ने मेरे सामने. बहुत सत्कारयोग ऑर्गेनाइज कमेटी और विज्ञान परिषद पंचनाद के नाल जुड़ के, जिहदे च मैं पूर्व के नाते काम भी करता रहा. सो अच्छा मौका है. माननीय रजनीश जी नूं सुनांगे असी, और ये लगातार 5 दिन चलने वाला है. जिहड़े 2-3 प्रश्न मेरे मन च आंदे भी, असी गल ते आज़ादी की कर रहे हैं. जो आज़ादी की गल करते हैं तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, बाकी सब लोग याद आते हैं. ये साइंस वाले कितों जुड़ गए?
ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਐਨੀਬਡੀ? ਕੁਝ ਲਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਟਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਜੀ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ, ਗਲੀਲੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੇਰੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ JC ਬੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ। He invented the wireless system. He invented the life in plants. They respond. And the project was, Nobel Prize was given to the Marconi. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ JC ਬੋਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰਕੋਨੀ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰਕੋਨੀ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਐਰੋਪਲੇਨ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਐਰੋਪਲੇਨ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੌਪਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। JC ਬੋਸ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ, ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੇਮ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਟੱਡੀ। CV ਰਮਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। He started weeping at the time of getting this Nobel Prize. Why? Because there was not a Indian flag, there was a Union Jack. क्योंकि उस country उस time PC Roy, he wrote Hindu chemistry. First chemical ਦਾ plant, biochemical ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੀਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਯ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। They destroyed your culture, they destroyed your history, they destroyed your education system, they destroyed your science, they destroyed your literacy. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ। ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਕਾਇਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਉਂ? ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ 100% ਲਿਟਰੇਸੀ। ਔਰ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ KG 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਇਦਾ ਛੁਡਾਓ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਕੀ ਦੇਖੋ, they have destroyed your roots. ਸਲੇਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। This was all motivated, they were all doing। ਔਰ ਸਾਰਾ raw material and industry, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, that was the richest। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ why they have come to India?
ਜੇ ਇੰਨੇ ਰਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। Because we were having so much natural resources and so much human resources, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਰਥ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਲੇਜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, and the first written scripture is ਰਿਗਵੇਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਆਫ এনवायरमेंट ਹੈ ਨਾ, ਵੀ এনवायरमेंट should be protected, there should be no pollution at any cost। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਲਾਬ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਐਸਟੀਪੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਈਟੀਪੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੇੜ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਸੋ এনवायरमेंट ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਈ ਕੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਇਨ ਹਿੰਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। That does not mean other languages are bad। ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CV ਰਮਨ, ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਟਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਪੋਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪਾਨੀ 'ਚ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। PhD ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਪਾਥ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, sir, for apprising us of contribution of various scientists in Indian freedom struggle and highlighting the significance of our mother tongue and our culture. Now, it's my privilege to introduce Professor Rajneesh Arora, chief guest of the inaugural ceremony. Professor Rajneesh Arora has done BTech and PhD from IIT Delhi in renewable energy and sustainable development. During initial years of young life, he dedicated 13 years for social reform, of which he worked for 10 years for the development of tribal villages of Jharkhand and co-founded a social organization called Vikas Bharati. Even after 40 years, the organization continues to achieve milestones. He worked at GNDU Amritsar for 11 years. During his tenure at GNDU as training and placement officer, he established a culture of companies of national and international repute coming for campus placements. As VC of Punjab Technical University, Jalandhar, among other benchmarks set by him, he implemented a course on universal human values in 2011
and inspired many technical universities to incorporate universal human values in technical education. Currently, he is acting as Managing Director at Amritsar Group of Colleges, Amritsar, and Chairman, National Coordination Committee for Induction Program, AICT. He also holds the responsibility of Punjab State Vice President of Rashtriya Sevak Sangh. May I request Professor Rajneesh Arora to give inaugural address? आपको ठीक है स्क्रीन लग रहा है खांसी आ रही है आज के इस इनॉग्रल सेशन में ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साथियों, ये जो इनॉग्रल सेशन है ये 10:50 पर खत्म होना था, तो मैं सोचता हूँ कि और ज्यादा लेट ना हो, मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि जो आज के दोनों विषय हैं, एक फ्रीडम स्ट्रगल और दूसरा रोल ऑफ साइंस इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो दोनों विषय हैं ये बहुत विस्तार से नेक्स्ट सेशन में जो स्पीकर्स हैं वो बताने वाले हैं। प्रोफेसर हरमिंदर सिंह बेदी जो पंजाब का रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हम सब जिनसे परिचित हैं, प्रोफेसर ग्रोवर, अरुण ग्रोवर जी, जिन्होंने इस विषय पर बहुत अच्छी रिसर्च की है और वो आपके साथ विस्तार से इस बात को रखेंगे। तो इनॉग्रल सेशन में मैं केवल 2-3 बातें ही आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, जैसा आदर्श जी ने कहा कि जब भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है, स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है, तो 2 तरह के लोग ध्यान में आते हैं, एक अहिंसावादी और एक क्रांतिकारी। इससे ज्यादा अपने विद्यार्थियों को ध्यान में नहीं आता है कि देश के सब तरह के लोगों का जो योगदान रहा, चाहे वो कलाकार थे, चाहे वो पत्रकार थे, चाहे वो शिक्षक थे, चाहे वो डीएवी इंस्टीट्यूशंस में थे, चाहे खालसा इंस्टीट्यूशंस में थे, खालसा कॉलेज में थे, सनातन धर्म कॉलेजेस में थे, सिख नेशनल कॉलेजेस में थे, इन सब लोगों का जो फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे दूर रहा है। तो आज थोड़ा सा विज्ञान के क्षेत्र में जो हुआ, मैं केवल उसकी थोड़ी सी ग्लिम्पसेस कि वास्तव में ये जो देश में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ 1757 में, पलासी की लड़ाई जब जीती, वो धोखे से जीती, वो डिवाइड एंड रूल, वो सब कहानी आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन अंग्रेजों के राज का जो विस्तार हुआ बंगाल से पलासी के युद्ध के बाद, और जो यहाँ पर पक्का हुआ वो राज, वो साइंस के माध्यम से हुआ, विज्ञान के माध्यम से हुआ। उन्होंने 1757 की लड़ाई जीतने के बाद सबसे पहले 1767 में यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, कि यहाँ पर कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरीके के प्रयास किए और साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से 190 साल के राज में 1757 से लेके 1947 तक 45 ट्रिलियन डॉलर्स के जो रिसोर्सेज हैं वो अंग्रेज हमारे यहाँ से लूट के ले जा सके। और उन्होंने जो अपना प्रभाव डालने की कोशिश की कि हम तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम क्योंकि गोरे हैं, रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सुपीरियर हैं। और ये जो अपनी सुपीरियरिटी को वो जो एस्टेब्लिश करते थे और हमको इंफीरियर बताते थे, वो साइंस के कारण से कि हम बहुत उसमें आगे हैं। केवल एक 1757 के साथ एक कोइंसिडेंस था कि 1760 के आसपास यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और उसके कारण से साइंस टेक्नोलॉजी का जो यूज उन्होंने एक टूल
भारत को एक्सप्लॉइट करने के लिए, भारत का शोषण करने के लिए उन्होंने किया है। ये केवल मैं ध्यान में लाने के लिए। और फिर सबसे ज्यादा 1853 में 16 अप्रैल को उन लोगों ने यहाँ पर रेलवे की शुरुआत की। बहुत लोग बोलते हैं कि भारत को जोड़ दिया आपस में, भारत के विकास में योगदान किया। वहां से उन्होंने शुरुआत की जहां से वो नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाना चाहते थे, पोर्ट तक पहुंचाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ का जो इलाका, जो उस समय मध्य प्रदेश, बहुत सारा इलाका, कि वहां से शहडोल में, झारखंड में, रांची में जितने पुराने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन आज दिखाई देते हैं, वहां से पहली जो रेल पट्टियां हैं कि कैसे हम उन रिसोर्सेज को कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई के पोर्ट्स तक ले जा सकें, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, इसके लिए वो रेलवे लाए थे और इसके लिए उन्होंने अपनी साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। अब इस सारे के खिलाफ भारत के लोगों में, भारत के जो वैज्ञानिक थे, उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया रही। हम सब लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात सुनी है और जहां यहाँ के राजनीति में जो लोग आगे थे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा, कुंवर सिंह, उनको दबाया गया। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे कुछ उदाहरण डॉक्टर आदर्श पाल जी ने बताए, तो जो भारत में जिन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रयास किया उनको कैसे दबाया गया। तो ना केवल उन्होंने मार्कोनी का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने जगदीश चंद्र बसु की रिसर्च का किया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। 1902 में आप लोग जानते हैं कि रोनाल्ड रोज को नोबेल प्राइज मिला मलेरियल पैरासाइट के लिए, और उसने कभी ये एक्नॉलेज नहीं किया कि ज्यादा जो काम था, ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, वो उसका जो भारतीय रिसर्च असिस्टेंट था किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, ये जो उसका नाम। फिर इसी तरीके का काम वो प्रमन्नाथ बोस, पीएन बोस का काम था कि जो जियोलॉजिस्ट थे, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस में लंदन में उन्होंने जो काम किया था, और उनको पीछे छोड़ करके अंग्रेजों ने उनसे 10 साल जूनियर टी हॉलैंड को और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर उसको प्रमोट किया। भारतीयों को पीछे छोड़ना, ये जिस तरीके का उनका काम करने का तरीका था, ये किसी भी तरीके से डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं था, मेरिट ओरिएंटेड नहीं था। और इसी तरीके के उदाहरण सीप चंद्र नंदी 1857 के टाइम पर जो टेलीग्राफिक लाइंस थी उनके वो इंचार्ज थे, और उनको पीछे छोड़ करके और उन्होंने उनको हर तरीके से दबाया और उनको कहीं पर आगे अपने सारे काम के अंदर बढ़ाया नहीं। फिर जिस व्यक्ति ने, राधानाथ सिकदर, जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा, आप देखिए कि किस समय पर हमारे लोगों ने, ये को बहुत वही पुरानी वैदिक काल की, महाभारत रामायण काल की कहानियां नहीं, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये सब अभी पिछले 100-200 सालों की बातें हैं, और जिनको हमारी पुस्तकों के अंदर हमने भी निग्लेक्ट किया है, और इनको आज इस समय पर अपने को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब इसके बाद जिस तरीके से नेशनलिस्ट वैज्ञानिकों का आगे बढ़ना हुआ कि भाई हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, हम अगर खुद मेहनत नहीं करेंगे तो ये चीज आगे हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो सीवी रमन उसके एक पहले उदाहरण कि पहला ऐसा व्यक्ति, ऐसा वैज्ञानिक जो गोरा नहीं था, साइंस टेक्नोलॉजी में उसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और उसकी कहानी जब विस्तार से पढ़ते हैं, कितने कम रिसोर्सेज के अंदर उसने ये काम किया, और ये जो सारी चीज है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। हम लोग जानते हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की बात सुनी, और फिर लगता है कि जैसे 1857 की जब वो लड़ाई को दबा दिया अंग्रेजों ने, और वो उसके बाद हमको सीधा 1885 याद आता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और फिर से जैसे स्वतंत्रता संघर्ष 1857 के बाद फिर शुरू हुआ। लेकिन असली स्वतंत्रता संघर्ष 1876 में शुरू हुआ, जब डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने देश के अंदर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये इसकी स्थापना की कि भारत के लोगों को
हम स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। और महेंद्र लाल सरकार ने कहा कि हम किसी प्रकार का भी पैसा अंग्रेज सरकार ने नहीं लेंगे। सोलली नेटिव एंड प्योरली नेशनल, राष्ट्र के लिए अपने स्वदेशी साधनों से स्वदेशी विज्ञान की जो शुरुआत की वो 1876 में होती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और इसी उसमें कि किस प्रकार से हम प्रतिभावान और देशभक्त वैज्ञानिकों को खड़ा कर सकते हैं, और उसी का परिणाम हुआ कि 1930 में अंग्रेज सरकार के बावजूद हमको एक देशभक्त वैज्ञानिक सीवी रमन को, जो पहले नॉन वाइट साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और कैसे कैसे संबंध थे इन वैज्ञानिकों के आपस में, उसके बारे में बहुत विस्तार से ग्रोवर साहब आपको वो कहानी सुनाएंगे। मैं उन्हीं, और कैसे कैसे नेशनलिस्ट साइंटिस्ट की बात आई। पीसी रॉय के बारे में हिंदू केमिस्ट्री की बात आपके सामने रखी, जिन्होंने बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स 1901 में उन्होंने स्थापना की। उन्होंने कहा कि नो पॉलिटिकल रेनेसांस इज पॉसिबल विदाउट द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ये राजनीतिक जो युद्ध है, इसको जब तक विज्ञान तकनीकी का और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये राजनीतिक लड़ाई सफल नहीं हो सकती है। इसकी बात उन लोगों को पता थी, इसलिए उन्होंने इस दिशा के अंदर परिश्रम किया। और फिर जेसी बॉस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और उन्होंने किस प्रकार से एक तरीके से जो पहला सत्याग्रह 1884 में जो कहानी सुनाई आदर्श पाल जी ने, इन लोगों ने कहा कि नहीं, जो तनख्वाह ब्रिटिश प्रोफेसर्स को, ब्रिटिश साइंटिस्ट को देते थे, इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन प्रोफेसर को उतनी तनख्वाह नहीं दी जा सकती। इन्होंने कहा कि जब मेरी क्वालिफिकेशन सेम है, मेरा एक्सपीरियंस सेम है, मेरा डेजिग्नेशन सेम है, तो मैं कम तनख्वाह नहीं लूंगा। मैं काम करूंगा लेकिन आपकी तनख्वाह नहीं लूंगा। उस सत्याग्रह को अगर देश में पहला सत्याग्रह किया है तो जेसी बोस ने किया है, और उसको मानना पड़ा उन्हें। और इन सब के आपस के प्रयासों के कारण से 1917 में कलकत्ता के अंदर बासु विज्ञान मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये की जा सके। इस प्रकार के देशभक्त वैज्ञानिकों का जो सारा इतिहास है, और उन्होंने अपने इनॉग्रेशन एड्रेस में बोला था, आई डेडिकेट टुडे दिस इंस्टीट्यूट नॉट मेयरली ए लेबोरेटरी बट ए टेम्पल। The power of physical methods applies to the establishment of the truth, which can be realized directly through our senses or through the vast expansion of the perceptive range of means of artificially created organs। ये जो सब equipments हैं, इन सब के बारे में ये लोग जागरूक थे, और विज्ञान की जो पद्धति है उसके बारे में श्रद्धा थी, और लेकिन इसको अपने लिए एक वे ऑफ वर्शिपिंग मान करके, हमारी लेबोरेटरी, हमारा जो प्रयोगशाला है, ये केवल हमारी कार्यशाला नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए पूजा का स्थान है। इस प्रकार के भाव से ये लोग अपना काम करते थे। और ये सब लोग, चाहे पीसी राय, मेघनाथ साहा, और इन सब लोगों को किस प्रकार से जोड़ा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, सिस्टर निवेदिता ने, ताकि देश के अंदर मॉडर्न साइंस में भारत की एक पहचान बन सके। आपको ये कहानी तो शायद पता होगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में कैसे बना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने दी, जमशेद जी टाटा को इसके लिए प्रेरित किया। और कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जमशेद जी टाटा ने ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए पूरे पैसे दिए थे। वास्तव में जो पहली इन्वेस्टमेंट हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के लिए, वो 74 लाख रुपए की हुई उस समय पर, अर्ली 90s में। और उसमें 30 लाख रुपए जमशेद जी टाटा ने दिए थे, और मोर देन 50%, 44 lakhs, ये जो है ये देश भर से आम लोगों से इकट्ठा करके थोड़े थोड़े पैसे सिस्टर निवेदिता ने वो कंट्रीब्यूशन की थी। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इतिहास में उस सारी चीज को पढ़ सकते हैं। और इन सब लोगों में जिस तरीके से सत्येंद्रनाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के काम को आगे बढ़ाया, और आज जो सारा विज्ञान जगत जिसको स्वीकार करता है वो बोस पार्टिकल्स के बारे में, वो सब हम जानते हैं। और किस तरीके से
1934 में और 1948 में फिर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में ये सारी चीजें जो हैं अपने को ध्यान में आती हैं। और इन लोगों ने जो उस समय पर अंग्रेजों के अत्याचार चल रहे थे उसमें भी ये अपनी बात को खुल के कहते थे। क्या बात पीसी रॉय ने रोलट एक्ट के बारे में कही और उनके पुस्तकों के अंदर है, किस तरीके से सीवी रमन ने वी नीड ए स्पिरिट ऑफ विक्ट्री, ए स्पिरिट दैट विल कैरी अस टू आवर rightful place under the sun, a spirit which will recognize that we as inheritors of a proud civilization are entitled to rightful place on this planet. इस तरीके के स्वाभिमान और देशभक्ति के भाव से ये सारे वैज्ञानिक थे। महेंद्रलाल सरकार ने कहा we should endeavor to carry on the work with our own efforts unaided by the government. गवर्नमेंट मतलब उस समय की अंग्रेज सरकार। I want it to be solely native and purely national. ये शब्द महेंद्रलाल सरकार के on the foundation of Indian Association of Cultivation of Science in 1876. तो ये थोड़े से ग्लिम्पसेस मैंने दिए, ज्यादा विस्तार से ग्रोवर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। अब क्योंकि इस 5 दिन के कार्यक्रम का जो टाइटल है वो उतना पास्ट के बारे में नहीं है। पास्ट के बारे में ये क्योंकि ये अमृत महोत्सव को समर्पित है। असली बात हम लोगों के लिए जो रेलेवेंट है वो ये है क्रिएटिंग फ्यूचर पाथ ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अगर हम वेस्ट के रास्ते से ही अपनी साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो शायद हम उनसे आगे कभी नहीं निकल पाएंगे। हम उनके पीछे ही जाने का सोचेंगे और उनकी नकल करते रहेंगे और उनका रास्ता क्या है, वो चाहे वो एनवायरनमेंट के बारे में है, चाहे वो बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में है, तो हम उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपनी कल्चरल रूट्स को पहचानेंगे। तो मैं केवल 3 बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा और फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। पहली बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने एक बात का साक्षात्कार किया कि ये जो सारी रियलिटी है जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं या अपने यंत्रों से देख पा रहे हैं या जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, जिसको हम रियलाइज कर पा रहे हैं, तो हमें ध्यान में आता है ये सारी रियलिटी आपस में वेल कनेक्टेड है। जो दिखाई दे रही है वो भी वेल कनेक्टेड है, जो नहीं दिखाई दे रही है वो भी वेल कनेक्टेड है, और जो मैनिफेस्टेड है और जो अनमैनिफेस्टेड है ये दोनों ही को एग्जिस्ट कर रही हैं। जो मैनिफेस्टेड रियलिटी है वो अनमैनिफेस्टेड रियलिटी की ही एक्सप्रेशन है, और इसको अलग अलग तरीके से पूरे देश में सबने बोला है। हम पंजाब में उसको एक ओंकार बोलते हैं कि सब एक है। हम उसको संस्कृत में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती बोलते हैं, और आज के फिजिक्स के लोग, अभी मैंने पुस्तक पढ़ी वो मणि भौमिक की कोड नेम गॉड, तो वो किताब अमेज़न पर अवेलेबल है। तो यूनिवर्सल जो फील्ड है वो एक है और उसी का ही एक्सप्रेशन अलग अलग मटेरियल्स में अपने को दिखाई देता है। तो ये जो वेल कनेक्टेडनेस है, आपस का जो जुड़ाव है, आपस की जो को एग्जिस्टेंस है, ये हमारी कल्चर का पहला आधार है। इसको जब समझते हैं तो फिर ध्यान में आता है कि जब हम वेल कनेक्टेड हैं, जब हमको को एग्जिस्ट करना है, सबको एक साथ रहना है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ हमारा रोल है। इस सारे प्लेनेटरी सिस्टम में अगर हम सोलर सिस्टम में है तो सूर्य का रोल धरती के प्रति है, धरती का रोल सूर्य के प्रति है, चंद्रमा का सूर्य, हर चीज का, हर एटम का दूसरे एटम के साथ एक रिलेशन है, एक रोल है। और उसको हम लोगों ने बोला कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट का रोल है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी का रोल है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस का रोल है। और उस रोल को हम कर सकें, हमारी आप एक उस सारे सिस्टम के अंदर, उस एक रियलिटी के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन है, और उसको
जब एज ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं तो हमारे लोगों ने कहा कि कृणवंतो विश्वमार्यम, खुद श्रेष्ठ बनेंगे, खुद उस रोल को समझेंगे और दूसरे को समझने में सहायता करेंगे। तो ये जो एक दूसरे के साथ सहयोग का, कॉपरेशन का जो भाव है, ये इस भारत की हमारी जो संस्कृति है, जिसके आधार पर हमें अपनी विकास, अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, वो कॉपरेशन की संस्कृति है, वो कंपटीशन की नहीं है। वेस्ट में हमें वो शब्द सुनाई देते हैं, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, और फिर वो लोग गलत बोल देते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वास्तव में शायद डार्विन ने फिटेस्ट नहीं कहा था, उसने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द एडॉप्टेबल, जो अडॉप्ट कर सकता है। तो उस भाव से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वो पॉल्यूशन की ओर जाती है, वो वॉर की ओर जाती है, वो स्ट्रगल की ओर जाती है, वो कंपटीशन की ओर जाती है। हमको जो करना है वो हार्मनी की ओर, जो तीसरा अपना है, जिसको पंजाब में कहते हैं सरबत दा भला, सबका भला। सबका भला मतलब सब आदमियों का नहीं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका का ही नहीं, तो धरती में हर जीव जंतु, हर वनस्पति, हर किसी का भला। जो ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना की संस्कृति है, ये जो तीन आधार हैं, इनको अगर हम अपनी प्रयोगशालाओं में ध्यान रखेंगे तो फिर विज्ञान तकनीकी में ना केवल हम आगे बढ़ेंगे, बल्कि विज्ञान तकनीकी के कारण से जो समस्याएं दूसरे पक्ष ने खड़ी की हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे और सारी दुनिया को उस सर्वे भवन्तु सर्बतदा भला के रास्ते से एक दिशा दिखाएंगे और सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बनेंगे। पहली बार हम लोग सोने की चिड़िया बने थे, इस बार हम सोने की चिड़िया नहीं बनेंगे, हम सोने का शेर बनेंगे, ताकि कोई भी ड्रैगन इसका मुकाबला ना कर सके। बहुत बहुत Thank you, sir, for endowing us with your words of wisdom and very well highlighting the emergence of Indian scientists during British rule. Now I request my colleague Dr. Garima Saini to propose formal vote of thanks. आयोजन समिति की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। इस धन्यवाद प्रस्ताव में सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी, XVC IKG PTU जालंधर को आज उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। महोदय, इस समारोह में अध्यक्षता करने और आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारी समिति आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। मैं प्रोफेसर आदर्श पालवे, सम्मानीय अतिथि का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए सहमत हुए। आपके प्रोत्साहन के शब्दों के लिए धन्यवाद सर। हमारी समिति प्रोफेसर मोहिंदर सिंह बेदी एंड प्रोफेसर अरुण ग्रोवर जी का इस समारोह का की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद देती हूँ और इन दोनों विशिष्ट आमंत्रित अतिथियों को हम अगले 2 सेशंस में सुनेंगे। मैं हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ उपस्थित प्रोफेसर रजनीश तलवार जी, उनके फैकल्टी और स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे आमंत्रण पर आए और उन्होंने इस समारोह का शोभा बढ़ाई। मैं इस आयोजन में प्रोत्साहन, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोफेसर SS पटनायक, निदेशक NITTR चंडीगढ़ का आभार व्यक्त करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और ऑनलाइन मोड में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं HODs, फैकल्टी, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, इन सब का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में हमारा समर्थन दिया। और अंत में उन कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मैं मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड स्टेट ऑफिस और उन सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ का जिन्होंने समारोह को सफल बनाने में हमारी मदद की है, आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आप सब लोग चाय के लिए सभा भवन के बाहर आमंत्रित हैं। थैंक यू। एक और घोषणा, आप सब लोग प्लीज 10 मिनट के बाद वापस से सभा भवन में आए। हमारे अगले 2 सेशंस यहीं पर होंगे। थैंक यू।
लेकिन